Case number 5, computation of gross annual value if part of the house is self-occupied and remaining part is let out. घर का कुछ हिस्सा हम खुद रह रहे हैं और कुछ हिस्से पर हमने किराए पर दिया। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। जो मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली जिनके पास अपना घर होता है, वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपने घर में रहते हुए ही घर का कुछ हिस्सा किराए पर दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं इस घर में 4 कमरे हैं, तो इसमें से जो 2 कमरे हैं ये हमारी एंट्री है यहाँ से घर की, एक बैक एंट्री भी है। तो ओनर ने क्या करा, जो फ्रंट एंट्री है, फ्रंट एंट्री से 2 रूम अपने पास रखे, सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा, और बाकी के जो पीछे के 2 रूम थे उसको लेट आउट कर दिया। ये मान लिया 40% एरिया है, ये 60% एरिया है। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम कैसे इसकी इनकम निकालेंगे हाउस प्रॉपर्टी से कि 60% एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 40% एरिया लेट आउट है। तो इसका कैसे होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इन दिस केस एनी पोर्शन और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट शैल बी कंप्यूटेड सेपरेटली अंडर द लेट आउट कैटेगरी। इसकी बात हो रही है, इसको अलग से कैलकुलेट किया जाएगा। एंड द अदर पोर्शन और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड शैल बी कंप्यूटेड अंडर द सेल्फ ऑक्यूपाइड कैटेगरी। इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह अलग से कैलकुलेट किया जाएगा। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड एंड म्युनिसिपल टैक्सेस इफ नॉट गिवन सेपरेटली, तो हम उनको उनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सपोज हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इसकी म्युनिसिपल वैल्यू 10,000 है, तो 40% हम लेट आउट पोर्शन की ले लेंगे म्युनिसिपल वैल्यू और 60% सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लेंगे। और जीएवी निकालने के लिए लेट आउट पोर्शन का जीएवी निकालने के लिए उसी पोर्शन का म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन सब कुछ लेट आउट पीरियड का ही कैलकुलेट किया जाएगा, लेट आउट पीरियड का ही लिया जाएगा। तो हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मिस्टर ईशांत को रेंट मिलता है 5,000 पर मंथ। मिस्टर हरिओम से इन्होंने 40% एरिया किराए पर दिया हुआ है। हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। अगर म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है और म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में भी दिया है, तो हमें एज्यूम क्या करना है, हमें ये एज्यूम करना है कि ये 2 घर है, एक लेट आउट कर रखा है हमने और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड। जो लेट आउट पोर्शन है वो 40% है, सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन 60% है। तो सबसे पहले हम लेट आउट पोर्शन के बारे में बात करते हैं। तो म्युनिसिपल वैल्यू लेनी है हमें। म्युनिसिपल वैल्यू लेट आउट पोर्शन की 40% हो जाएगी, टोटल म्युनिसिपल वैल्यू का 40%। तो 2,50,000 हमें दिया हुआ म्युनिसिपल वैल्यू। इस 2,50,000 का 40% ले लेंगे हम लेट आउट पोर्शन का म्युनिसिपल वैल्यू, 1 लाख आ जाएगा। फेयर रेंटल वैल्यू भी पूरे घर का दिया है, तो ये भी हम 40% ही लेंगे। $3 लाख इंटू 40%, 1,20,000 आ गया। इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो हम वो लेते हैं, तो 1,20,000, 1,20,000 हो गया। फिर स्टैंडर्ड रेंट लेंगे, ये भी हम 40% लेंगे, कितना आ जाएगा 1,12,000। जो भी कम हो उसे हम एक्सपेक्टेड रेंट लेते हैं, 1,12,000। उसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं, तो एक्चुअल रेंट है 5,000 पर मंथ। अब आप एक बेवकूफी मत कर देना कि एक्चुअल रेंट का भी 40% निकाल दें। क्यों? क्योंकि म्युनिसिपल वैल्यू इस पूरे घर की दी हुई है, और अगर हमारे ये 40% लेट आउट पोर्शन है, तो जो एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट हमें किससे मिलेगा, लेट आउट पोर्शन से ही तो मिलेगा। तो एक्चुअल रेंट हमें 40% का दिया हुआ है ऑलरेडी, और म्युनिसिपल वैल्यू 100% दी हुई है।
इसलिए हमने म्युनिसिपल वैल्यू का 40% किया, लेकिन एक्चुअल रेंट जो ऑलरेडी 40% दिया है उसको और 40% करने की बेवकूफी आप बिल्कुल भी मत करना। तो एक्चुअल रेंट हो जाएगा 12 मंथ का 5000 के हिसाब से 60,000, जो भी ज्यादा हो वो हमारा GAV हो जाएगा 1,12,000। इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस होंगे 40% उसके। तो हम यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सेल्फ की वजह से यहाँ म्युनिसिपल वैल्यू 40% लिया, पे रेंटल वैल्यू 40% लिया, स्टैंडर्ड रेंट 40% लिया, और अब म्युनिसिपल टैक्सेस भी 40% ही मैं लूंगा। म्युनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट हुई है 12,000, तो 12,000 का 40% हो गया 4,800। तो ये आ गया मेरा एनुअल वैल्यू 1 लाख। तो 1,07,200 आ जाएगा एनुअल वैल्यू। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे अंडर सेक्शन 24A, तो 1,07,200 का 30% 32,160, और यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन नहीं है। इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी आ गया 75,040। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो उसकी एनुअल वैल्यू नील होती है, और इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होता है जो कि है नहीं। इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने उसको उस पर कोई भी लोन नहीं ले रखा है और कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं हुई है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में केवल और केवल नेगेटिव आता है, और वो भी तब जब हमने इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट करी हो, मतलब लोन ले रखा हो। एक्स के पास में एक घर है जिसमें दो एक जैसी यूनिट्स हैं। एक सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट है पूरे साल, और दूसरी यूनिट को पूरे साल किराए पर दिया हुआ है। म्युनिसिपल टैक्सेस पूरे घर का 6,000 रुपये हमने दिया है, हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। लेट आउट हाउस कुछ ही नहीं दिया एक्सेप्ट 2 वैल्यूज, एक तो हमें म्युनिसिपल टैक्सेस की बात करी गई है और एक एक्चुअल रेंट की बात की गई है। तो जब ना तो हमें म्युनिसिपल वैल्यू दिया, ना फिर रेंटल वैल्यू, ना स्टैंडर्ड रेंट, तो जो एक्चुअल रेंट है वही GAV हो जाएगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा 5,000 इंटू 12 दैट इज 60,000। इसमें से माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 6,000 पेमेंट हुई है, ये पूरे घर की है। हमारा 50% लेट आउट है, क्योंकि आइडेंटिकल है तो 50-50% एरिया हो गया। तो एनुअल वैल्यू 57,000 आ गई। इसमें से लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A में 30% की डिडक्शन मिल जाएगी। 57,000 का 30%, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है तो इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नील आएगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको किराए पर दिया नहीं है और इस पर हमने कोई भी इंटरेस्ट की भी पेमेंट नहीं करी। मिस्टर एक्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनके पास घर है दिल्ली में जिसमें 3 यूनिट है। तो एक ऐसा मानो ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर। यूनिट 1 was used by 4
प्रोफेशनल पर्पस, तो यहाँ पर इनका ऑफिस है। यूनिट सेकंड को लेट आउट किया है और यूनिट थर्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और जो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं वो 30,000 है पूरी बिल्डिंग के। हमें एनएवी निकालना हाउस प्रॉपर्टी का। तो जो प्रोफेशनल पर्पस के लिए है, प्रोफेशनल यूज हो रहा है, तो हमने हमेशा देखा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर हम प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज करते हैं जिसकी इनकम पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के चैप्टर में टैक्सेबल होती है, तो उसके लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील होती है। इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की भी डिडक्शन नहीं मिलती। रीजन कि इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के चैप्टर में मिलेगी। P&L में हम एक्सपेंसेस में वो अलाउड एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि जिस बिल्डिंग में हम अपना बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं उस बिल्डिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट दे रहे हैं लोन पर, तो वो तो अलाउड हो जाएगा वहीं पर उसी चैप्टर में, तो इसकी बात यहाँ नहीं होगी। दूसरा पार्ट है ये लेट आउट है, लेट आउट पार्ट है। तो यहाँ पर GAV हो जाएगा 5,000 इंटू 12, 60,000 लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। जो म्युनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट हुई है वो पूरी बिल्डिंग का 30,000 है, तो डिवाइड बाय 3 कर दिया। 10,000 इस वाले लेट आउट पोर्शन का म्युनिसिपल टैक्सेस आ गया। एनुअल वैल्यू 50,000 माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 50,000 का 30%, 15,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 35,000 आ गया। हमें वैसे इस क्वेश्चन में तो NAV पूछा है बस, तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो केवल 50,000 तक के लिए पूछा गया है। हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं निकालनी, तो जो चीज पूछी नहीं गई उसे निकालने की जरूरत नहीं है। फिर है हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। सेल्फ ऑक्यूपाइड, यहाँ पर नेट एनुअल वैल्यू नील आ जाएगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड की नेट एनुअल वैल्यू नील होती। तो हमने हाउस प्रॉपर्टी के 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट का अलग अलग नेट एनुअल वैल्यू को कंप्यूट कर लिया। मिस्टर एक्स एक घर के ओनर हैं जिसमें 2 फ्लोर हैं। ग्राउंड फ्लोर को लेट आउट किया हुआ है, फर्स्ट फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। म्युनिसिपल टैक्स से वैल्यू बता रखी है पूरे घर की, फिर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। म्युनिसिपल टैक्सेस पूरे घर के कितने दिए हैं, NAV हाउस प्रॉपर्टी की निकालनी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की एनुअल वैल्यू तो नील हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई लोन भी नहीं ले रखा है, तो इंटरेस्ट और लोन भी नहीं है। अब हम जो फोकस करते हैं वो लेट आउट पोर्शन की बात करते हैं। लेट आउट पोर्शन में म्युनिसिपल वैल्यू लेते हैं 65,000 पर मंथ है, तो 65,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स इंटू 50%, 3,90,000 ये म्युनिसिपल वैल्यू आ गया। फिर रेंटल वैल्यू 25,000 इंटू 12 इंटू 50%, जो भी ज्यादा हो। स्टैंडर्ड रेंट स्टैंडर्ड रेंट कितना आया, 1,20,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 1,20,000। एक्चुअल रेंट तो इसको किराए पर हमने दिया हुआ 40,000 के हिसाब से,
480, तो GAV आ गई 4,80,000। हमने म्यूनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट की है 80,000 पूरे घर की। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 80,000 इंटू 50%, 40,000। नेट एनुअल वैल्यू 1,40,000 आ गई। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। सेल्फ ऑक्यूपाइड की नील और लेट आउट पोर्शन की 4,40,000। आर ओन से हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली 60% is let out and 40% is self occupied. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमें निकालना है। म्यूनिसिपल वैल्यू, पेरेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल टैक्सेस और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब कुछ हमें दिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग पहले लेट आउट की अगर बात करें तो लेट आउट पोर्शन हमारा है 60%। म्यूनिसिपल वैल्यू 2 लाख का 60%, 1,20,000। पेरेंटल वैल्यू 22,000 इंटू 12 इंटू 60%, 158,400, जो भी ज़्यादा हो 1,58,400। उसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे 20,000 इंटू 12 इंटू 60%। अभी कम हो तो एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा हमारे पास 1,44,000। एक्चुअल रेंट है 15,000 पर मंथ। तो GAV आ गया 1,80,000। लेट आउट पोर्शन की बात कर रहे हैं। GAV आ गया 1,80,000 माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो पेमेंट है वो है 30,000, तो इसका 60% 18,000। एनुअल वैल्यू आ जाएगी 1,62,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 1,62,000 का 30%, 48,600। 24B इंटरेस्ट ऑन लोन 1,80,000 है, 60% कितना 1,08,000। 5,400। अब हम बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन की। एनुअल वैल्यू नील, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,80,000 इंटू 40%, 22,000। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में या तो हमारी जो डिडक्शन होती है वो 30,000 होती है या 2 लाख होती है। 30,000 नॉर्मली होती है मैक्सिमम डिडक्शन, और 2 लाख होती है अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई की जाती है, जैसे लोन 1499 या उसके बाद लिया गया हो, लोन हमने कंस्ट्रक्शन के लिए या परचेज करने के लिए लिया हो, और जो हाउस है वो विद इन 5 ईयर्स लोन लेने के आखिरी दिन, उस प्रीवियस ईयर के आखिरी दिन के 5 साल के अंदर अंदर बनकर तैयार हो गया हो। तो यहाँ तो हमने लोन घर खरीदने के लिए लिया है। क्योंकि घर खरीदने के लिए लिया है तो एक कंडीशन वो तो सेटिस्फाई हो ही गई होगी कि 5 साल के अंदर अंदर हो जाए, क्योंकि वो तो खरीदा है, तो उसमें तो ये बात ही नहीं हुई। दूसरा, लेकिन कई बार क्या होता है हम लोन लेकर जब फ्लैट खरीदते हैं
तो कई बार फ्लैट खरीदने के केस में क्या हो जाता है कि हमने बिल्डर को पैसा दे दिया, लोन लिया और पैसा दे दिया, और बिल्डर उसे बना रहा है और पता चला बनाने में 5 7 10 साल लग गए उसको। तो हमने ये यहाँ खरीदा है, अगर बना बनाया खरीदा है जिसकी चाबी हाथों हाथ मिल गई फिर तो वो वाली बात नहीं है, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन हुआ तो पता नहीं। और एक बात अब हमें इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है तो आपको नोट डालना पड़ेगा एग्जाम में, मतलब अगर आपका सब्जेक्टिव है तो नोट डालना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव है तो आपको देखना होगा कि क्या दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये सोचते हैं कि सारी की सारी वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो 72,000 की डिडक्शन मिल जाएगी हमें, और अगर हम मानते हैं कि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है तो 30,000 की मिलेगी। तो यहाँ पर अब नोट डालना है, एजम्पशन की बात है। वैसे आजकल ये भी है कि देखो 1499 के बाद ही लिया होगा क्योंकि 99 में तो बहुत टाइम हो गया, और परचेज है तो 5 साल के अंदर अंदर भी हो गया होगा। तो यहाँ पर देखकर लग रहा है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई होंगी। तो एज्यूमिंग ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड तो हम 72,000 का लॉस आ जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट 5400, सेल्फ ऑक्यूपाइड 72,000 माइनस 72,000 माइनस 5400 तो 66,600 का लॉस आ गया है हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में हमारा। ठीक है, मिस्टर एक्स के पास में एक घर है जिसमें से 60% लेट आउट है, %40 शायद सेल्फ होगा, लेट आउट पोर्शन भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ये मिक्स हो गया। हमने पहले ये क्वेश्चन करे थे जहां पर पूरा घर लेट आउट हो, फिर हमने कहा पूरा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, फिर पूरा घर कुछ समय के लिए लेट आउट हो, कुछ समय के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, फिर हमने देखा घर का हिस्सा कुछ लेट आउट हो कुछ सेल्फ हो। अब हमने देखा घर का कुछ हिस्सा सेल्फ है कुछ हिस्सा लेट आउट है, और जो लेट आउट पोर्शन है वो भी कुछ समय के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड। द लेट आउट पोर्शन वॉज ऑल्सो सेल्फ ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द अप्रैल एंड मे। ये 10 महीने के लिए लेट आउट है और 2 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो इन्हें करने के लिए बहुत सिंपल सा सिस्टम है। आप ये मानो ये अलग मकान है और ये अलग मकान है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में। म्युनिसिपल वैल्यू और फिर रेंटल वैल्यू दी है, म्युनिसिपल टैक्सेस दिए हैं, लोन बता रखा लिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन पिछले साल ही पूरा हुआ था मकान का, तो प्री पीरियड की डिडक्शन मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले मकान को की वैल्यू निकालने के लिए 60% वाले हाउस की बात करते हैं क्योंकि ये हमारा लेट आउट है। तो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 72,000, इसका 60% कितना आ गया 43,200। फिर रेंटल वैल्यू 70,000 का 60%। स्टैंडर्ड रेंट है क्या? नहीं, तो एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा 43,200। अब एक्चुअल रेंट देखेंगे तो एक केस हमने देखा था जहां पूरा घर, क्योंकि मैंने कहा इसे पूरा घर मानो अलग से, 60% को मानो एक अलग घर है, तो हमने पढ़ा था जहां पूरा घर किराए पर हो कुछ समय के लिए साल में और पूरा घर लेट आउट हो कुछ समय के लिए, तो एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का लेके एक्चुअल रेंट एक्चुअल टाइम पीरियड का ले लेते हैं और नॉर्मली कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो हमारा 2 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब 10 महीने के लिए किराए पर दिया हुआ है।
और किराया कितना है, तो 60,000। विच एवरेज हायर, तो ग्रोस एनुअल वैल्यू 60,000 आ गई, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। क्या म्युनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट हुई है साल में? टैक्सेस है 6,000, तो 6,000 का 60%, 3,600, तो एनुअल वैल्यू आ जाएगी कितनी, 56,400। उसके बाद लेस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 30%, कितना हो गया 56,400 का 30%, 16,920, माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन है, इन्होंने 5 साल पहले लोन लिया था, मकान जो बना है वो पिछले साल ही कंप्लीट हुआ है, तो हमें प्री पीरियड की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट में हम इंटरेस्ट ऑन लोन देख लेते हैं पूरे घर का, बाद में उसे 60% कर देंगे। तो एक तो करंट ईयर का होगा, तो जो लोन लिया था वो 3 लाख रुपए का लिया था, और 3 लाख रुपए का 12% कितना होता है, तो 36,000 रुपीज हमारा करंट ईयर का हो गया। प्री पीरियड देखते हैं, तो अब प्री पीरियड के लिए जिस दिन मकान बना उससे पिछली 31 मार्च तक का ही हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। जिस दिन मकान बना उससे पिछली 31 मार्च। तो जो हमने लोन लिया था वो 1 अप्रैल को लिया था, 5 साल पहले, और जो मकान बना है वो पिछले साल की 31 मार्च को बना है, 31 जनवरी को पिछले साल की। तो अगर हम उससे देखें तो 31 मार्च 2 साल पहले तक का हमारा हिसाब रहेगा, तो कुल मिलाकर हमारा जो है 4 साल के लिए प्री पीरियड हो गया। अगर आप काउंट करेंगे, आपके पास अगर एक्चुअल डेट्स दे रखी हैं तो आप देखेंगे 4 साल का हो गया, क्योंकि हमें इस साल जो है 5 साल हो रहे थे, तो जब आप एग्जैक्ट डेट से देखेंगे तो ये 4 इयर्स बैठते हैं। तो 4 इयर्स का इंटरेस्ट कितना हो गया, 36,000 इंटू 4, कितना हो गया 4 इयर्स का इंटरेस्ट, 1,44,000। 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, डिवाइड बाय 5, 28,800। तो टोटल कितना हो गया, 64। इसका 60% और 40% कर दो। एक जन्म और लेना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए, है ना। तो ये हमें दे रखा है 60% और 40%। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम यहाँ लिख देंगे, वर्किंग नोट में देख लो भैया, और ये हो गया 38,880। ठीक है, तो कितना आ गया इनकम,
कितना आ गया 600। अब हम बात करते हैं 40% हाउस की, और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ होता है तो एनुअल वैल्यू नील लेते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील हो जाती है, और डिडक्शन 25,920, तो ये 2 लाख रुपीस या 25,920, क्योंकि सारी कंडीशन 2 लाख वाली सेटिस्फाई हो रही है। 1499 या उसके बाद में लोन लिया गया है, मकान खरीदने बनाने के लिए लोन लिया है, और जिस दिन मकान लिया उस दिन के आखिरी दिन से लेकर मकान बनने तक 5 साल नहीं हुए हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है। जो 5 साल वाली कंडीशन है वो देखो, अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 5 साल से ऊपर का है, इट मीन्स आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, 2 लाख वाली लिमिट नहीं होगी, क्योंकि 5 साल तभी होगा जब प्री पीरियड 5 साल या उससे कम। 5 साल से ऊपर होते ही प्री पीरियड, क्योंकि प्री पीरियड में हम पिछली 31 मार्च तक देखते हैं, और जिस दिन लोन लिया उसके आखिरी दिन से लेकर अगले 5 साल देखने। तो मोटे तौर पर अगर प्री पीरियड 5 साल से ऊपर का है तो आपकी लिमिट 30,000 वाली हो जाएगी सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। तो यहाँ 25,920 हो जाएगा, तो आपका इनकम नेगेटिव हो जाएगी 25,920। तो टोटल इनकम सेट ऑफ हो जाता है ये दोनों, तो दोनों को ऐड करके हम कह देंगे कि दोनों को ऐड करके हमारी इनकम हो जाएगी 25,320 नेगेटिव। तो इस साल की इनकम दोनों घर की मिलाकर 25,320 नेगेटिव हो जाएगी। मिस्टर एक्स के पास एक घर है चेन्नई में, और 2/3 पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 1/3 लेट आउट है, रेंट है 8,000 पर मंथ, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट सब दिया है, म्यूनिसिपल टैक्सेस के बारे में बता रखा है, लोन बता रखा है, ले रखा है, और हमें इनकम निकालनी है। सारी की सारी कंडीशन हायर डिडक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली सेटिस्फाइड है, मतलब 2 लाख रुपए तक की छूट आपको मिल सकती है। तो करते हैं इसके अंदर, 2/3 पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसकी एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी। इसमें से डिडक्शन होगी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, इन्होंने बोल रखा है 25 लाख रुपए का लोन लिया था और उस पे 1,20,000 रुपए इंटरेस्ट है, और कुछ ऐसा नहीं बताया कि कब बनाया, कब लोन लिया, कुछ नहीं, तो हम करंट ईयर की प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की इंटरेस्ट की बात ही नहीं करते। तो 1,20,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसका 2/3 80,000, और लिखा है सारी कंडीशन एक्स्ट्रा डिडक्शन वाली अलाउड है, मतलब 30,000 से ऊपर वाली 2 लाख तक की छूट मिल सकती है, तो 80,000 की छूट मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं लेट आउट पोर्शन की, जो कि है 1/3, म्यूनिसिपल वैल्यू 3 लाख का 1/3 1 लाख हो जाएगी, फेयर रेंटल वैल्यू 2,70,000 का 1/3 90,000 हो जाएगा, जो भी ज्यादा हो 1 लाख, स्टैंडर्ड रेंट दिया है हमें, उसका भी 1/3 कर देंगे 110, जो भी कम हो वो एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया 1 लाख। एक्चुअल रेंट, तो हमने जो मकान किराए पर दिया वो 8,000 पर मंथ पर दिया है, तो ये तो ऑलरेडी 1/3 पोर्शन का, इसका 1/3 मत कर देना 96,000, तो जो भी ज्यादा हो वो हमारी GAV हो जाएगी, तो GAV हो जाएगा 1 लाख लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ 1 लाख 30,000,
म्युनिसिपल टैक्सेस भी हैं, सॉरी, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, म्युनिसिपल टैक्सेस है 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, तो 1 लाख का 10% 10,000, हमारे पास एनुअल वैल्यू आ जाएगी 90,000 माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% of 90,000 27,000, interest on loan 1,20,000 into 1/3 40,000, तो लेट आउट हाउस की इनकम कितनी हो गई 23,000, इसका मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 23,000, लेट आउट हाउस 80,000 नेगेटिव सेल्फ, तो कितना आ जाएगा 57,000 नेगेटिव इनकम आ जाएगी हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। मिस्टर एक्स के पास एक घर है बड़ा 25% बिजनेस के लिए, 50% लेट आउट है और वो भी वैकेंट है 1 महीने के लिए और 1.5 मंथ्स के लिए अनरिलाइज्ड है, बाकी 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। पेरेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, रिपेयर चार्जेस, ग्राउंड एंड डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो हमें इसकी इनकम निकालनी है हाउस की। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो घर बिजनेस के लिए यूज होता है उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं होती, क्योंकि वो बिजनेस के इनकम में उसकी इनकम इन द सेंस उसकी वजह से आप अर्निंग कर रहे हैं और बिजनेस से इनकम टैक्सेबल ऑलरेडी हो जाती है, इसलिए उस पोर्शन को हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं। तो जो हाउस यूज हो रहा है 25% फॉर बिजनेस, तो वो टैक्सेबल नहीं होता है, तो वहां पर हमें कोई भी कैलकुलेशन ही नहीं करनी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह नेगेटिव भी नहीं निकालना है, उसकी कोई कैलकुलेशन ही नहीं होगी। अब हम बात करते हैं 50% हाउस की जो है लेट आउट, तो इसके लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। फेयर रेंटल वैल्यू कितनी है 25,000 पर मंथ, 25,000 इंटू 12 इंटू 50% कितना आ गया 1,50,000। म्युनिसिपल वैल्यू 22,000 इंटू 12 इंटू 50% 1,32,000, जो भी ज्यादा हो 1,50,000। और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है क्या हमें, क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो यही एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। एक्चुअल रेंट की बात करें तो हमारा 1 महीना खाली रहा, अगर हम खाली ना रखें तो इनका रेंट है कितना, एक्चुअल रेंट कितना है 10,000 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने का जो रेंट है वो होता है 1,20,000, जो कि लेस देन है एक्सपेक्टेड रेंट से। इसका मतलब जो स्पेशल बेनिफिट मिलता है वैकेंसी के केस में कि अगर ड्यू टू वैकेंसी ओनली
एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, तो हम एक्चुअल रेंट को ही ले लेते हैं, कम होने के बाद भी वो वाला बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट इन्हें मिलेगा 12 महीने में से 1 महीना तो अनरियलाइज वैकेंट है और 1.5 अनरियलाइज्ड है ना। तो कितने महीने का रेंट आ जाएगा इनका? 9.5 इंटू 10,000, 95,000। अब इस में से जो भी ज्यादा हो वो GAV हो जाएगा 1,50,000, लेस हो जाएगा म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। तो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं 22,000 पूरे घर के, 11,000। एनुअल वैल्यू आ जाएगा 1,39,000। लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A में इंटरेस्ट ऑन स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, कितना हो गया? और इंटरेस्ट ऑन लोन है नहीं, तो यही आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितना? 97,300। अब बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड 25%, एनुअल वैल्यू नील, और इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं होने की वजह से इनकम भी नील है, कुछ नहीं, तो इनकम भी जीरो हो जाएगी क्योंकि केवल इंटरेस्ट ऑन लोन की ही डिडक्शन मिलती है और वो है नहीं, तो इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड भी नील हो जाए। देखिए, अगर सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 है कि 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमें पता है 2 हाउस प्रॉपर्टी तो फ्री हो जाती है, 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो फ्री हो जाती है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हमारे पास है और सारी की सारी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर 2 से ज्यादा है लेट आउट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लेट आउट की इनकम आ जाएगी। लेकिन अगर 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड है और सारी की सारी 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो 2 से ज्यादा हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी है और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो कोई से भी 2 घर हम फ्री करा सकते हैं, कोई से भी 2 घर। जैसे हमारे पास 3 घर है तो 3 में से 2 घर आप चुन लीजिए, कोई से भी 2 घर, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड माने बच जाएंगे, और जो तीसरा घर होगा वो डीम टू भी लेट आउट हो जाएगा, मतलब मान लेंगे कि वो किराए के लिए दिया गया है, चाहे नहीं दिया तो भी मान लेंगे। अपने घर के लिए 2 घर की वैल्यू तो नील हो जाएगी जो अपने घर के लिए यूज करते हैं, और अगर वो एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से किसी और जगह काम कर रहे हैं और अपने घर को यूज नहीं कर रहे हैं, तो भी हम वो एज्यूम करते हैं कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। Assessee has an option to choose any 2 houses to be self-occupied and hence their annual value will be nil. All other houses will be deemed to be let out और उनकी gross annual value निकालनी पड़ेगी। Assessee can avail the benefit of self-occupation in respect of both the houses, but aggregate amount of interest, जो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन होती है वो 30,000 जो 2 लाख की है, वो एक घर के लिए नहीं है, वो दोनों घर के लिए होगी। मतलब जितने भी घर हैं उन सबका मिलाकर आपको मैक्सिमम 2 लाख या 30,000 डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कंडीशन आपको डिडक्शन मिल सकता है। तो एग्जांपल नंबर 15 देखते हैं। मिस्टर एक्स, मिसिस एक्स है, इनके पास 2 घर हैं, दोनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, और हमें बता रखा है म्युनिसिपल वैल्यू, फिर रेंटल स्टैंडर्ड का मकान कंप्लीट हुआ और म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बता रखे, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी। तो हमें पता है 2 घर हैं, तो हाउस 1 एंड हाउस 2 दोनों की एनुअल वैल्यू हमारी नील हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो आपको 55,000 और 30,000। 30,000 क्यों लिया मैंने? 30,000 इसलिए लिया है क्योंकि लोन रिपेयरिंग के लिए लिया है, और रिपेयर का लोन
पर मैक्सिमम 30,000 की डिडक्शन मिल सकती है, क्योंकि 2 लाख के लिए कंडीशन है कि लोन आपने कंस्ट्रक्शन या परचेज करने के लिए लिया हो, घर को रिपेयरिंग के लिए लिया है तो मैक्सिमम लिमिट 30,000 है, तो आपको 30,000 की मिलेगी और 30,000 दोनों घर की मिलाकर है, एक घर की नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो डिडक्शन है वो 30,000 हो जाएगी और आंसर हमारा -30,000 आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हमारा घर एक से ज्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में 2 घर तक आपके फ्री हो जाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट अगर सपोज यहाँ पर भी 30,000 होता तो आप ये नहीं कह सकते फर्स्ट हाउस में 30,000 और सेकंड में भी 30 की डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम 30 है। तो जो 30,000 है वो मैक्सिमम है सारी घर की मिलाकर, चाहे एक घर हो चाहे 2 घर। तो 30,000 से ज्यादा डिडक्शन आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं मिलेगी, और -30,000 से या -2 लाख डिपेंडिंग ऑन सेटिस्फाइंग द कंडीशन, इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता सेल्फ ऑक्यूपाइड। मिस्टर एक्स के पास में 3 घर है और सारे के सारे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब आप किराए पर नहीं देते हैं, ना ही बिजनेस के लिए यूज करते हैं। हमें इनकी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है तीनों घर की, हमें NAV निकालनी है, नेट एनुअल वैल्यू। देखिए ऐसा है कि हमारी इच्छा है, हम कोई सी भी 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, तीसरा घर डीम टू बी लेट आउट हो जाएगा। तो हम चाहे हाउस 1 मान ले, चाहे हाउस 2 मान ले, चाहे हाउस 3 मान ले, हमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन हमारा एम ये है कि हम पर्सनली देखें तो हमें कम टैक्स देना ज्यादा अच्छा लगता है, कि हम टैक्स कम दें। टैक्स फालतू में हम गवर्नमेंट को, चाहे गवर्नमेंट डेवलपमेंट कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लगाती है, लेकिन एक टैक्स पेयर ये चाहता है कि उसका टैक्स लायबिलिटी कम से कम हो, और वो कम से कम तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कम से कम उसकी टैक्सेबल इनकम है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, अगर क्वेश्चन में आगे हम वो भी देखेंगे, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होता तो हम टोटल इनकम देखते कि कौन से 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक डीम टू बी लेट आउट है। तो जो एक डीम टू बी लेट आउट है उसकी इनकम सबसे ज्यादा और सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस मिलाकर सबसे बढ़िया हमारे लिए क्या बैठता है। लेकिन यहाँ पर हमें केवल और केवल नेट एनुअल वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू फर्स्ट हाउस की क्या आ गई, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंटल जो भी ज्यादा हो तो 15 और स्टैंडर्ड 9,000 जो भी कम हो तो क्या आ गई 9,000। अगर ये लेट आउट डीम टू बी लेट आउट है, डीम टू बी लेट आउट, क्योंकि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो नील ही हो जाएगा, और अगर डीम टू बी लेट आउट है तो हम डीम टू बी लेट आउट है मतलब किराए पे है तो नहीं, लेकिन हम मान रहे हैं किराए पर है। तो ऐसी सिचुएशन में किराया तो मिल नहीं रहा है, तो हम एक्सपेक्टेड रेंट को ही GAV मान लेंगे, और वो हो जाएगा हमारा 9,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस 1,800, तो कितना आ गया 7,200 आ गया। ठीक है, दूसरा घर 24, 27 जो भी ज्यादा हो 27 और 2,400 जो भी कम हो तो 20,400। म्युनिसिपल टैक्सेस हम पेड वाले लेते हैं 2,400, तो कितना आ गया 18,000। थर्ड हाउस 18,000 माइनस 1,700 16,300। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास कि हाउस 1 सेल्फ ले लें, हाउस 2 सेल्फ ले लें, हाउस 3 डीम्ड टू बी लेट आउट ले लें। ठीक है, तो सेल्फ है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ नहीं है, तो डीम टू बी लेट आउट होगा, तो थर्ड हाउस लेट आउट होगा, तो इनकम क्या आएगी 16,300। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि हाउस 1 हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड माने हमने, है ना।
तो इनकम हमारी 16,300 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2, हाउस 1 और हाउस 3 को हम सेल्फ मान लेते हैं। तो हाउस 1 और हाउस 3 को सेल्फ मान लिया, है ना। और हाउस 1, हाउस 2 एंड हाउस 3। तो हाउस 1 और हाउस 2 को हमने पहले सेल्फ माना था, और अब हाउस 1 को सेल्फ माना है तो नील, हाउस 3 को सेल्फ माना नील, हाउस 2 को लेट आउट माना है, इसका मतलब तो इसकी इनकम क्या हो जाएगी, 18,000। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3, हाउस 2 और हाउस 3 को सेल्फ माना जाए। तो हाउस 1 की इनकम आएगी 7,200, हाउस 2 नील, हाउस 3 नील, टोटल 7,200। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में हम लोगों को सबसे कम इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। सबसे कम इनकम आएगी 7,200। तो कम इनकम हमें अच्छी लगती है, इसलिए हम कहेंगे कि हम हाउस नंबर 1 को डीम टू बी लेट आउट मानेंगे, हाउस नंबर 2 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे। ये हमारी इच्छा है, हम कोई सा भी एजम्पशन ले सकते हैं। तो हमें एजम्पशन वो लेना है जिससे हमारी टैक्स लायबिलिटी कम से कम। बच्चों, अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो इंडिया से बाहर, ठीक है, इंडिया से बाहर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो टीडीएस आपका काटना कंपलसरी है। रीजन बीइंग कि वो इंडिया के बाहर नॉन रेजिडेंट हो सकता है। अगर आप इंडिया में ही इंटरेस्ट देते किसी को लोन पर, तो जिस इंसान को इंटरेस्ट मिल रहा है उसके लिए वो इनकम हो जाती है और उस पर वो इनकम टैक्स देता। अब आपने लोन लिया बाहर से और आप बाहर इंटरेस्ट दे रहे हो, वो इंडिया में टैक्स देगा नहीं। तो इंडिया ने कानून बना रखा है, एज पर द लॉ आपको उससे टीडीएस काट कर उसको पेमेंट करनी है, और वो टीडीएस गवर्नमेंट के पास जमा कराना है। और बाहर से कहाँ टीडीएस का रिफंड लेने आएगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। तो इसलिए क्या होगा, वो पैसा गवर्नमेंट की जेब में चला जाएगा, नहीं तो वो अपने आप आएगा और हमें सारी रिटर्न वगैरह देगा। कुल मिलाकर इंडिया के बाहर ऐसे ही पैसा ना चला जाए, इसलिए ये रूल है। अब लोग उसे फॉलो करें, इसके लिए बोला कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा इंटरेस्ट की आउटसाइड इंडिया पेमेंट करते हुए, तो आपको इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, इसकी छूट नहीं मिलेगी। सेक्शन 25, इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया। If capital for construction, purchase, renovation, reconstruction has been borrowed from outside India, then interest on such borrowed capital which is payable outside India shall be allowed as a deduction। तो आपको डिडक्शन कब मिलेगी, उसकी कंडीशन है कि आपने टैक्स काट लिया हो और टीडीएस टैक्स ऑन द सेम हैज बीन पेड बाय द रिसीवर ऑफ द इंटरेस्ट, और TDS has been done by the payer of the interest, और receiver of the interest has appointed an agent in India। कुल मिलाकर कहानी शॉर्टकट में ये है कि TDS काट कर जमा कराना है, तभी छूट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 17, एक्स लिमिटेड ओनर है, जो उन्होंने किराए पर दिया हुआ है 60,000 पर मंथ के हिसाब से। 60,000 पर मंथ, 7,20,000 रुपये साल का घर दिया हुआ है। एक्स लिमिटेड ने म्यूनिसिपल टैक्सेस दिया है 80,000। उन्होंने एक लोन लिया है बैंक इन ऑस्ट्रेलिया फॉर परचेजिंग दिस हाउस। इट हैज़ पेड इंटरेस्ट टू द बैंक ऑफ 1,20,000। कैलकुलेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम इफ एक्स लिमिटेड हैज़ नॉट डन TDS on such interest and neither has Australian bank paid tax on this। तो टैक्स का कोई हिसाब नहीं हुआ क्योंकि इंडिया के बाहर है। अगर हमने जिसको इंटरेस्ट की पेमेंट करी है लोन पर, अगर उनके लिए अगर ये खर्चा टैक्सेबल है और उन्होंने टैक्स दे दिया है, तो भी हम TDS काटने को माफ़ कर देंगे। अगर वो जिसको पैसा मिल रहा है उसके लिए फ्री है तो आप TDS काटिए,
उन्होंने टैक्स दे दिया तो आप टीडीएस नहीं काटेंगे तो काम चल जाएगा। तो ये ओनर है और किराए पर दिया हुआ है, तो रेंट हो गया 60,000 इंटू 12, 7,20,000 रुपीज। अब ये जो 7,20,000 रुपीज है, हमें म्यूनिसिपल वैल्यू लिखा है। म्यूनिसिपल ही एक्स लिमिटेड हैज पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ 80,000 पर एनम। इन्होंने म्यूनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट करी है, तो कुछ नहीं है दिया, तो ये GAV हो जाएगा माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड। जो म्यूनिसिपल टैक्सेस दिए हैं वो म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने हैं 80,000, एनुअल वैल्यू आ जाएगी हमारी 6,40,000। इसमें से लेस करते हैं हम स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 30%, 1,92,000 रुपीज। एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लिखा है ए पॉइंट में, तो हम एग्जाम्पल नंबर 17 का ए पार्ट कर रहे हैं। और यहाँ लिखा है कि ना तो आपने टीडीएस काटा है, ना ऑस्ट्रेलियन बैंक ने इस पर टैक्स दिया है, तो टीडीएस नहीं काटा तो इसकी छूट आपको नहीं मिलेगी। तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी 6,40,000 माइनस 1,92,000, तो 4,48,000 रुपीज हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन लेस नहीं होगा। यही हमने आज सीखा है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस पर टीडीएस नहीं काटा। बी पार्ट सब कुछ यही है, केवल एक डिफरेंस है, और वो किस चीज का है, इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो हमारा GAV हो गया 7,20,000, म्यूनिसिपल टैक्सेस 80,000, 6,40,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन 1,92,000, और इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है सेकंड पॉइंट में कि इन्होंने टीडीएस काट दिया है और ये डिपॉजिट भी करा दिया है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिल जाएगी, और ये है 1,20,000, तो ये अमाउंट हो जाएगी 3,28,000। तो हमारा ए पार्ट का आंसर और बी पार्ट का दोनों का आ गया कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है तो आपकी कटाई हो जाएगी, और आपको टीडीएस काटना जरूर चाहिए। अगर आप टीडीएस काटोगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम निकल कर आएगी। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि को ओनर्स के केस में क्या होता है। कभी कभी बच्चों ऐसा भी हो जाता है कि प्रॉपर्टी के ओनर एक से ज़्यादा हो जाते हैं, को ओनर हो जाते हैं, 2-3 ओनर हैं। तो ऐसी केस में क्या होगा, प्रॉपर्टी ओन बाय को ओनर्स। व्हेन 2 or more person own a property, then such a property is called co-owned property and the owners are called co-owners। ठीक है, तो co-owners का मतलब है एक से ज़्यादा ओनर हैं प्रॉपर्टी के, शेयर होगा किसी का 30%, किसी का 40%, किसी का 50%, ऐसे। If share of co-owner is definite and ascertainable, then the income shall be taxable in the hands of each person in their respective share। मान लिया ABC है
50, 30, 20% है, तो वो ही इनकम निकालिए पहले। ऐसे इनकम निकालिए कि ये इकलौते इंसान का हाउस है और फिर उसे 50, 30 और 20% में बांट दीजिए। The house property is let out, then the income of such property shall be calculated as if only one person is on it, and the income calculated shall be apportioned to the co-owners in their definite shares। तो जो उनका परसेंटेज शेयर है उस परसेंटेज शेयर में हमें बांटना है। Each co-owner shall be entitled to get benefit of two self-occupied house properties under section 23(2), and for this purpose his share to such co-owned house shall be treated as separate house property। सपोज आपका 20% हिस्सा है, तो जो 20% हिस्सा है उसे एक घर माना जाएगा। 2 घर हाउस फ्री कराने के लिए, 2 हाउस फ्री कराने के लिए इस पोर्शन को एक घर माना जाएगा। If co-owner of property uses the same house property as self-occupied house property, then each of the co-owner separately will be allowed deduction of rupees 2,30,000। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि आपको छूट पूरी मिलेगी जितनी आपको मिलती है मैक्सिमम, लेकिन जैसे 20% शेयर है तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन का 20% आ जाएगा। उस 20% को कंपेयर 2,30,000 से करेंगे, इसके लिए 2,00,000 और 30,000 का 20% नहीं करेंगे। मतलब जितनी भी इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट की आपकी अमाउंट आएगी उसको कंपेयर फुल अमाउंट से करेंगे तो आपका फायदा है, आपको ज़्यादा छूट मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 18, एक्स एंड वाई ब्रदर हैं और को ओनर भी हैं एक हाउस में जिसमें 4 आइडेंटिकल यूनिट्स हैं। ठीक है, बोथ ब्रदर्स हैव सेल्फ ऑक्यूपाइड 1 यूनिट। एक तरीके से 4 फ्लैट हैं इसमें, तो एक एक फ्लैट इन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया है और एक घर को 20,000 के हिसाब से किराए पर दिया है। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो पेमेंट हुई है वो फुल हुई है 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है 1,50,000। और इनकी दोनों ब्रदर की इनकम, सैलरी इनकम 4 लाख है। हमें कैलकुलेट करना है इनकम फॉर इनकम ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, एज्यूमिंग कि इन्होंने पीपीएफ में 70,000 जमा कराए। तो हमें सबसे पहले तो हाउस की वैल्यूएशन करनी है, ये मानते हुए कि ये एक ही ओनर है इस घर का। ठीक है, तो घर के 2 हिस्से हैं, आधा हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, और दोनों ने ही आधा हिस्सा लेट आउट कर दिया है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्यूनिसिपल टैक्सेस दे रखे हैं, बोरोड मनी दे रखी है, टैक्सेबल इनकम दे रखी है, लेकिन हमें कोई भी म्यूनिसिपल वैल्यू या फिर रेंटल वैल्यू ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं दी। खैर 2 घर, ये 2 यूनिट्स हैं और ये भी 2 यूनिट्स हैं। GAV 2 घर फ्री करा सकते हैं, तो ये 2 घर फ्री हो गए। और जो किराया है ये 20,000 रुपये मंथ का है। तो लेट आउट पोर्शन 2 है, 20,000 के हिसाब से 2,40,000 और 2 यूनिट का 4,80,000 माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड
बाय ओनर, म्यूनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट करिए। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस पूरे घर के 1 लाख हैं, अब हमें आधा घर लेना है तो 50,000। 4,80,000 माइनस 50,000, 4,30,000 रुपीज। अब लेस करते हैं डिडक्शंस। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 4,30,000 का 30%, 1,29,000 रुपीज। इंटरेस्ट भी है, हमारे पास, और इंटरेस्ट है 1,50,000। तो हाफ 2 यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड और हाफ 2 यूनिट लेट आउट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन और लेट आउट का इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा माइनस हो जाएगा, आधा आधा अमाउंट। टोटल अमाउंट हमें जो दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1,50,000 रुपीज है, तो वो हमने आधा आधा बांट दिया। 1,50,000 है तो 75,000 बांट दिया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं। 75,000 नेगेटिव, क्योंकि ये तो नेगेटिव ही आता है हमेशा। और ये वाला मकान 4,30,000 माइनस 1,29,000, माइनस 75,000। तो सब कुछ करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 4,80,000 माइनस 50,000, 430 माइनस 1,29,000 और माइनस 75, 2,26,000 रुपीज। और टोटल इनकम इज 1,51,000। ये केवल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। हमसे बोला जा रहा है कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ बोथ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। तो हम मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का हिसाब किताब करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन दोनों के लिए 1,51,000 डिवाइड बाई 2, 75,500 और 75,500 रुपीज। ये दोनों के हिस्से में आएगी। कुछ नहीं कहा तो 50-50% हिस्सा मानते हैं इनका। तो 1,51,000 रुपीज़ की टोटल इनकम दो लोगों में, दो ओनर में बटेगी। अगर हमें परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 50% करते हुए बांट देंगे इसको। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 75,500, इनकम फ्रॉम सैलरी, तो पहले तो सैलरी लिखा जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी 4 लाख 4 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी अभी हमने देखा था कि हाउस प्रॉपर्टी से हमें कितनी कमाई हो रही है, 75,500
और किसी टोटल इनकम 4,75,500 अब हमें बता रखा म्यूनिसिपल टैक्सेस हो गए, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, सैलरी इनकम हो गई, और इन्होंने इन्वेस्ट किए 70,000 पीपीएफ में। दोनों ने 70,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं दोनों लोगों ने। तो हम भी दोनों को छूट दे देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अमाउंट है हमारे पास 70,000। तो हमारे पास हमें पता चला कि दोनों की जो टैक्सेबल इनकम है वो 4,05,500 रुपीज़ आ रही है। ठीक है, तो आपको कोऑनर का क्वेश्चन 28 भी करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कि फॉरेन कंट्री में अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो उसका क्या होगा। बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए पहले पढ़ लें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। मिस्टर राम है को ओनर एक हाउस प्रॉपर्टी में अपने भाई के साथ। अगर उनकी परसेंटेज दे रखी होगी तो ठीक है, नहीं तो 50-50% मान लेंगे। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट और रेंट रिसीव दिया हुआ है। लोन हमने लिया है। लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज जॉइंटली टेकन एंड द इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इज 25,000, out of which 21,000 have been paid. Interest on the unpaid interest is 450. To repay this loan, Ram and his brother have taken a fresh loan. An interest charge on this loan is 5,000. Municipal taxes of 5,100 have been paid by the tenant. Compute the income from house property chargeable in the hands of Mr. Ram. तो बच्चों को ओनर है, को ओनर के लिए क्या बताया था मैंने। सबसे पहले आप भूल जाओ कि इसमें कोई को ओनरशिप है। आप ये मानकर चलो इसके एक इंडिविजुअल ओनर है। फाइनल आंसर निकाल लो और उस फाइनल आंसर निकालने के बाद डिवाइड हो जाएगा शेयर। तो काम शुरू करें। सबसे पहले क्या लिखते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू 1,60,000, इसे कंपेयर करेंगे फेयर रेंटल वैल्यू से 1,50,000, जो भी ज़्यादा हो विच एवर इज हायर 1,60,000। फिर इसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं 1,70,000, जो भी कम हो 1,60,000। फिर इसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं 15,000 पर मंथ 1,80,000, जो भी ज़्यादा हो विच एवर इज हायर, और वो होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज 1,80,000। ठीक है, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है। माइनस क्या करते हैं बताओ, म्यूनिसिपल टैक्सेस नहीं, माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस नहीं करते। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर। और यहाँ पेड का मतलब पता है क्या है, यहाँ पेड का मतलब पेमेंट तो है ही, पेड बाय ओनर। और ओनर का मतलब क्या है, पेड बाय ओनर का मतलब ये नहीं है जरूरी कि उन्हें उसने अपनी जेब से दी हो। अगर सपोज टेनेंट ने दिए हैं और टेनेंट बाद में अगर कहता है कि मैं फिलहाल दे रहा हूँ बाद में ओनर से ले लूंगा, तो वहां पर वो पेड बाय ओनर ही माने जाएंगे। यहाँ पर पेड का मतलब दो सेंस में निकलेगा। पहला सेंस की एक्चुअल पेमेंट हो तभी डिडक्शन मिलेगी, ये एक अलग बात है। फिर है कि पेड बाय ओनर का मतलब है सफर्ड बाय ओनर, मतलब ओनर की फाइनली जेब से निकल रहा हो। इसका मतलब बोर्न बाय ओनर, कि ओनर ही उसे बियर कर रहा है। अगर उसने टेनेंट से कह दिया फिलहाल आप अभी दे दो बाद में मैं दे दूंगा, इट मीन्स
ओनर की जेब से जा रहा है तो उसे डिडक्शन मिलेगी, लेकिन डिडक्शन तभी होगी जब एक्चुअल पेमेंट हो जाए, चाहे ओनर करे चाहे टेनेंट करे। लेकिन अगर टेनेंट बाद में रिकवर करेगा ओनर से तो भी लेस हो जाएगा, ओनर डायरेक्टली पेमेंट करेगा तो भी लेस हो जाएगा, टेनेंट पेमेंट करेगा उसे रिकवर नहीं होगा बाद में तो लेस नहीं होगा। इस क्वेश्चन में लिखा है कि म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट, और कुछ नहीं लिखा कि टेनेंट ओनर से रिकवर करेगा या नहीं, इट मीन्स नहीं करेगा, तो ओनर ने नहीं दिया तो डिडक्शन लेस नहीं होगी। तो एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू हो जाएगी 1,80,000, इसमें से लेस होंगी डिडक्शन। अंडर सेक्शन 24 सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 54,000, फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहाँ पर हमने जो लोन लिया है वो है अमाउंट नहीं दिया, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट है 25,000, जिसमें से 21,000 की पेमेंट हुई है। तो बच्चों यहाँ पेमेंट बेसिस पे इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन नहीं मिलती है, ड्यू बेसिस पर मिलती है। पेमेंट हुई है या नहीं हुई है डिडक्शन मिल जाएगी। तो डिडक्शन हो गई यहाँ पर 25,000, क्योंकि यहाँ ड्यू बेसिस पर होता है। अगर आपने पेमेंट नहीं करी और उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है तो ये घर का खर्चा नहीं है, घर के लिए लोन लिया उसका खर्चा नहीं है, तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। अब आगे बढ़ते हैं तो ये 21,000 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि 25,000 ड्यू बेसिस पे डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट कोई रोल नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं मिलता है। लेकिन इसने ये वाला जो ऑलरेडी लोन था इसके लोन की रीपेमेंट करने के लिए एक नया लोन लिया है, और उस नए लोन पर इंटरेस्ट 5,000 है, तो ये मिल जाएगा, क्योंकि इस लोन की पेमेंट हो गई और नए लोन पर जो इंटरेस्ट है तो वो है तो घर के लिए ही, तो उस पर डिडक्शन मिल जाएगी 5,000। टोटल मिलाकर 30,000 रुपीज की डिडक्शन मिलेगी। तो 1,80,000 माइनस 54,000 माइनस 30,000, तो 96,000 रुपीज आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 96,000, और मिस्टर राम और इनके ब्रदर की इनकम कुछ नहीं का तो हाफ हाफ हो जाएगी 48,000। 48,000 हमसे यही पूछा है कि मिस्टर राम की इनकम कितनी है, तो मिस्टर राम की इनकम है 48,000। बच्चों आपका घर उस कंट्री में नहीं है जिस कंट्री में आप रहते हैं, जहाँ की परमानेंट रेजिडेंस है, तो क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ हाउस सिचुएटेड इन ए फॉरेन कंट्री। अगर कोई असेसी रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया में, तो उसकी इंडिया की जो बाहर की इनकम है फॉरेन कंट्री में प्रॉपर्टी है वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी सेक्शन 22 के हिसाब से। आप अगर इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो आपकी इंडिया के बाहर वाली जो इनकम है वो इंडिया के बाहर वाली इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। तो इंडिया के बाहर आपका हाउस प्रॉपर्टी है तो वो इनकम भी यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी। हाउएवर अगर असेसी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है तो उस पर then income shall be taxable to tax in India only if the rental income is received in India। क्योंकि अगर इंडिया में कोई इनकम रिसीव हुई है तो वो सबके लिए टैक्सेबल हो जाती है। इन अबव केसेस इनकम शैल बी कैलकुलेटेड एज्यूमिंग दैट सच हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। आप ऐसा मानो जैसे वो इंडिया में है वैसी इनकम निकालो। फर्दर इफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन कंट्री has charged some municipal taxes and they are paid by the assessee, then such municipal taxes shall be deducted from GAV to get NAV। तो वही है म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, इंडिया के बाहर भी पेमेंट है तो भी वो छूट मिल जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 19, मिसिस सिंधु रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उनका घर यूएसए में है और इनको $2,000 पर मंथ पैसा मिलता है।
She paid municipal taxes of 1500 rupees. She also owns a two-story house in Mumbai. Ground floor is used for her residence and first floor is let out at a 41,000 per month. तो क्या क्या कह रहा है समझे? चलिए समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये लिखा है कि इनका एक घर यूएसए में, ये रहा, ये घर इनका यूएसए में, और यहाँ पर जो रेंट है वो $2000 है पर मंथ। अच्छा, इनको रेंट मिल गया, म्यूनिसिपल टैक्सेस इन्होंने दिए 1500, और इनके पास मुंबई में डबल स्टोरी मकान है, ठीक है। शी ऑल्सो हैज टू स्टोरी हाउस इन मुंबई, ग्राउंड फ्लोर इज फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ग्राउंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर को किराए पे दिया है 41,000 पर मंथ, लेट आउट किया है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड फॉर द हाउस अमाउंट टू 75,000। Mrs. Indu had constructed the house by taking a loan from Nationalized Bank 5 years back. She repaid the loan of 94,000, including interest of rupees 74,000. तो इन्होंने 5 साल पहले लोन लेकर मकान बना लिया है, तो वो 5 साल हो चुके हैं, तो 5 इंस्टॉलमेंट तो मिल चुकी हैं, और रीपेमेंट हुआ है लोन का जिसमें इंटरेस्ट है। लोन कितने की अमाउंट है ये नहीं पता, आपको $1 का लेना है। चलिए कार्रवाई शुरू करते हैं। पहले इस वाले घर की बात करते हैं जो घर यूएसए में है। तो बच्चों, यूएस वाले घर से जो रेंट मिल रहा है, म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं दी है, कुछ भी नहीं दिया है, तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आ जाएगी, $2,000 इंटू 12 मंथ इंटू 65 रुपीज। तो 15,60,000 रुपीज हम लोगों को मिलेंगे, ठीक है। 15,60,000 रुपीज, इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर लेस हो जाएंगे, और म्यूनिसिपल टैक्सेस हमारे कितने हैं, 1500 रुपये। 1500 रुपये म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं। हमें नहीं बता रखा कि ये मंथली है एनुअली है, तो वन टाइम ही मानते हैं। 97,500 म्यूनिसिपल टैक्सेस, $1,500, एनुअल वैल्यू आ जाएगी 14,62,500। तो ये हमारी एनुअल वैल्यू आ गई। हमें पूछा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, $4,38,750।
इंटरेस्ट ऑन लोन। बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए लिखा है मिसिज इंदू ने मकान बनाया था लोन लेकर 5 साल पहले उन्होंने रीपेमेंट करी है लोन की 94,000 जिसमें इंटरेस्ट है 74,000 रुपीज़। तो बच्चों ये क्योंकि मकान किराए पर है तो यहाँ पर ये दूसरे घर की बात हो रही है, जो दूसरा घर है उसकी बात हो रही है। तो इस वाले घर में तो दैट्स ऑल, और कोई काम नहीं है, हमारा काम खत्म हो गया है। तो यहाँ पर हमारी इनकम फ्रॉम फॉरेन हाउस आ जाएगा। $10,23,750। बात करते हैं दूसरे घर की, जो है 41,000 पर मंथ का लेट आउट GAV 41,000 इंटू इंटू 12। तो जो अमाउंट आएगी टोटल वो आएगी 4,92,000। ये है लेट आउट हाउस और यही आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है 492 और नील लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर म्यूनिसिपल टैक्सेस के लिए लिखा है 75,000 रुपीज़ के म्यूनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट हुई है। तो हम आधा आधा कर लेते हैं, ठीक है। तो 75,000 का आधा 37,500 रुपीज़ हमारा म्यूनिसिपल टैक्सेस हो जाएगा। $4,54,500 इसमें से लेस करते हैं हम स्टैंडर्ड डिडक्शन 1,36,350 रुपीज़, ठीक है। एक डिडक्शन होती है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें लिखा हुआ है 74,000 रुपीज़ है, तो आधा कर लेते हैं 37,000 एंड 37,000। तो 37,000 रुपीज़ हमने लेस कर दिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 454,500 1,36,350 22,81,150 और 37,000 नेगेटिव। तो जो टोटल फाइनल आंसर आएगा हमारा वो आएगा 2 लाख टोटल इनकम 10,23,750 प्लस 2,81,150 माइनस 37,000। तो ये अमाउंट हो जाएगी हमारे पास
12,67,900। तो ये हमारे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई, जहाँ पर हमने एक मेन मुद्दा ये था, एक नया क्वेश्चन ये था कि इंडिया के बाहर अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो उसकी इनकम कैसे निकाली जाए। तो उसके लिए एक रेट डिसाइड हो जाता है और उस रेट के हिसाब से हम लोग डिडक्शन वगैरह देते हुए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कंप्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी थी। एक प्रॉपर्टी के 2 पार्ट थे, तो जो अलग पार्ट होता है उसे एक सिंगल यूनिट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। मिस्टर एक्स हैं, ब्रिटिश नेशनल हैं और ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया हैं और उनके पास एक लंदन में हाउस है, लेकिन क्योंकि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इसलिए लंदन वाले हाउस की इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। उसको इन्होंने लेट आउट कर रखा है 10,000 पाउंड में और म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं जो वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी को दिए हैं 8,000 पाउंड है और जो इंडियन करेंसी में है 1 पाउंड इज इक्वल टू 82.5। तो हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कोई फेयर रेंटल वैल्यू म्यूनिसिपल वैल्यू वगैरह दिया हुआ नहीं है। तो एक्चुअल रेंट ही GAV हो जाएगा, 10,000 पाउंड है पर मंथ इंटू 12 और उसको 82.5 के हिसाब से कन्वर्ट कर देते हैं। 1,20,000 99 लाख आ गया, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस 8,000 इंटू 82.5, ट्वेल्व से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये एनुअल है। तो एनुअल वैल्यू आ जाएगी 92,40,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और हमारा इनकम आ जाएगी 64,68,000। तो ये है बिल्कुल जैसे इंडिया की हाउस प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल वैसे ही हमने इंडिया के बाहर के हाउस प्रॉपर्टी पर हमने इनकम निकाली है, बिल्कुल ऐसे, बस उसे एक्सचेंज रेट के हिसाब से इंडियन करेंसी इंडियन रुपीज में INR में कन्वर्ट कर दिया। मिसिस एक्स हैं, रेजिडेंट हैं और ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और रेजिडेंट है, तो इसका मतलब इनकी USA की जो प्रॉपर्टी है वो भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। 2,000 पर मंथ डॉलर, $2,000 पर मंथ का उन्हें रेंट मिलता है। उन्होंने म्यूनिसिपल टैक्सेस $1,500 की पेमेंट की है। उनके पास एक डबल स्टोरी का हाउस मुंबई में भी है। ग्राउंड फ्लोर अपने लिए रखा है, फर्स्ट फ्लोर लेट आउट कर रखा है। म्यूनिसिपल टैक्सेस 7,500 है। इन्होंने लोन लिया था और करंट ईयर में 24,000 का इंटरेस्ट भी दिया है। $1 45 रुपीज का लेना है, हमें इनकम निकालनी है और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम इनकम की बात करते हैं और USA वाले हाउस की बात करते हैं। तो यहाँ पर म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट कुछ नहीं है, तो सीधा ही एक्चुअल रेंट हमारा GAV होने वाला है। तो GAV निकाल लेते हैं $2,000 पर मंथ। तो ये $24,000 हो गए। 45 रुपीज का $1 है, तो कितना अमाउंट आ गया 10,80,000 लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड। हमने $1,500 की पेमेंट की है, 45 के हिसाब से कितना हो गया
67,500। एनुअल वैल्यू क्या आ गया? 10,12,500। इसमें से लेस करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ एनुअल वैल्यू 10,12,500। कितना आया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आया? 7,08,750। ये हमारी यूएसए वाले प्रॉपर्टी की बात हो गई। अब मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में जो है, मुंबई में हमारे पास दो अलग अलग हैं। एक है ग्राउंड फ्लोर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं, जो लेट आउट है। यहाँ पर हमने जो रेंट दिया हुआ है 10,000 पर मंथ पर दिया है, तो वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 10,000 इंटू 12, 1,20,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। तो इन्होंने 7,500 की म्युनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट करी है पूरे साल में, और हमारा फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर कुछ नहीं बताया, तो हम इक्वल मानते हैं दोनों को। तो 50% एरिया है हमारा फर्स्ट फ्लोर का, 50% ग्राउंड फ्लोर का, ऐसा मानते हैं। तो 3,750 हमारा म्युनिसिपल टैक्सेस हो गया। तो एनुअल वैल्यू कितना हो गया? 1,16,250 माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 1,16,250 का 30% कितना हुआ? और पूरे साल में हमने 24,000 रुपए का इंटरेस्ट लोन दिया पूरे घर का, आधे घर का 12,000 हो जाएगा। तो इनकम आ जाएगी हमारी 116,250 माइनस 34,875 माइनस 12,000, $69,375। हम बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की। तो 50% एरिया है मुंबई हाउस का, एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलेगी 24A में 12,000, और हमारी जो इनकम आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस 12,000। तो फिर हम अगर बात करें कि इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी क्या होगी, तो यूएसए वाले घर की वैल्यू है, इनकम टैक्सेबल है 7,08,750, और मुंबई वाला जो लेट आउट है वो है 69,375, और जो सेल्फ है वो है 12,000 नेगेटिव। तो टोटल इनकम हो जाएगी हमारी 7,66,125।
ये हो जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमसे टैक्स भी पूछा, तो टैक्स निकालने के लिए ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, तो ये हमारी हो गई 766 125, और कोई इनकम दे नहीं रखी है। और टैक्स के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ कि टैक्स कैसे निकलेगा।